वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। आप लोगों को जिस हिसाब से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों को जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप इसे लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कुछ लेसन्स पढ़ लिए, कुछ लेक्चर्स देख लिए थे, तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझा था। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके दो केस बनते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, एक मिनट के लिए यहाँ देखो कि अगर ये कोई एक डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो सेम चार्जेस, सेम मैग्नीट्यूड के, समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति के आवेश हों, लेकिन एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी द्वारा, बहुत मिनिमम डिस्टेंस द्वारा क्या हो, सेपरेट हो, वो क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखाई भी थी। ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर्स ऑफ are separated by very small distance is called as electric dipole। बात समझ में आ गई? तो हमने ये सब देख लिया था। इसके आगे अब देखो, इसके आगे हमें यहां देखना है कि इसकी दो पोजीशंस बनती हैं। मान लो मेरे पास ये कोई डाइपोल था, जैसा भी हमने बनाया, तो ये वाली लाइन जो होती है एक्सिस होती है और ये क्या होती है? इसकी इक्वेटोरियल होती है, अर्थात ये अक्ष हो गया, ये निरक्ष हो गया। तो यहां पे हम दोनों के कारण तीव्रता देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्ष के कारण, उसके बाद देखेंगे हम लोग निरक्ष के कारण तीव्रता। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट हो गया एक्सियल पॉइंट पे। मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम कंसिडर किया ए बी। ये एक सिस्टम है, डाइपोल है ए, ये रहा, और देखो ए ये रहा, बी ये रहा, मतलब ये माइनस क्यू मान लिया, ये प्लस क्यू चार्ज मान लिया। इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी मानी? 2a। कितनी दूर दूर पृथक है? 2a। ये 2a, तो इनका केंद्र क्या होगा? O। तो O के कारण ये दूरी a, ये दूरी a। अब आपको पता है हम कोई भी दूरी कहां से नापते हैं? हमेशा केंद्र से नापते हैं। तो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर मैंने कोई प्रेक्षण बिंदु माना P है, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर मुझे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि प्लस क्यू आवेश के कारण बल रेखा बाहर की हो जाती है और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर आती है। तो मैंने मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है, जो बाहर की ओर है, देखो मैंने सिंबल बनाया है यहाँ पे, और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर है, जो E2 है, वो सिंबल हमने अंदर की तरफ इधर बनाया है। आगे बात समझिए। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है दूरी निकालना, डिस्टेंस। ये a हो गया, ये भी a हो गया। तो अब देखो सेंटर से दूरी स्मॉल r है, तो ये वाली डिस्टेंस bp कितनी होगी? क्योंकि मेरे को चार्ज से डिस्टेंस निकालनी, हमने क्या पढ़ा था? इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इक्वल्स टू kq बाई r स्क्वायर, जहां पे r चार्ज की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से स्ट्रेट डिस्टेंस थी। तो मैंने क्या किया, यहां से b से p की जब डिस्टेंस कैलकुलेट की, तो ये क्या आ गया? r माइनस a। क्यों? ये पूरी देखो, ये पूरी r, मेरे को ये चाहिए, तो a माइनस कर दे तो क्या बच गया? r माइनस a। इसी हिसाब से अगर मैं AP निकालूं, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज यहां पे, तो r तो ये है, a हो गया, तो क्या आ गया? r प्लस a। मैंने क्या लिखा है? फ्रॉम डायग्राम या बाय डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से क्या मिलेगा? BP इक्वल्स टू r माइनस a और AP इक्वल्स टू r प्लस a। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, कुछ भी नहीं करना, एक एक आवेश के कारण, एक एक चार्ज के कारण तीव्रता निकाल दो, इंटेंसिटी कैलकुलेट करो और दोनों को ऐड कर दो, बस सिंपल है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है? k 1/4 k हो गया, q अपॉन r स्क्वायर, r मतलब bp का स्क्वायर। तो bp वैल्यू कितनी है? r माइनस a का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये किसकी हेल्प से आया? ये वाली वैल्यू 1 की हेल्प से लिख लेना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट। सिमिलरली क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी E2 हो, तो इसका क्या मतलब है? इफ E1 is intensity due to plus Q charge, then E1 equals to ये। Similarly, intensity due to minus Q charge is E2, then E2 equals to KQ by R। पर यहां तक आ गया। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था
कि किसी एक पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए जितने भी चार्जेस होते हैं सबका वेक्टरली सम कर दो। ये सब आपको मेरे प्रीवियस, अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो ये हो सकता है आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो। आज तक शायद 5 या 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर हो गए हैं, आप पहले वो देखो, जिनका डिटेल आपको यहाँ इस चैनल पे मिल जाएगी, पीछे देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस के कारण बाहर की तरफ, माइनस के कारण अंदर की तरफ आना, ये सब आपको रेगुलर अगर आपने देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले वो देखो, छोटे छोटे लेक्चर, ज्यादा बड़े नहीं है। अब देखो पॉइंट पी पे क्या हो गया, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दिया। अब ये वेक्टर लिए, अब ध्यान से देखो, E1 इधर है और E2 इधर है, तो दोनों अपोजिट हो गई, नहीं हो गई। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या साइन आता है, माइनस का। E1 बड़ा होगा E2 से, क्यों, यहां पे R प्लस R के अंदर कुछ ऐड होने के बाद डिवाइड कर रहे हो, R के अंदर कुछ माइनस करने के बाद डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी बड़ी हो गई, इसलिए मैंने क्या कर दिया, E1 माइनस E2। कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दो, कर दिया। आप देख सकते हैं Q/4πε0, Q/4πε0 दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया, 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस, और ये वाला, फिर इसके अंदर क्या बच गया, r प्लस a का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया, क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर माइनस है, अगर इन दोनों को बैलेंस करूं तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ओवरऑल मिलेगा 4ra। आ रही है बात समझ में। देखो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट बताऊं तो जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी सी मैथमेटिक्स में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि छोटी सी बात है, किसी को नहीं आती, फिर भी हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये केवल मैथ का कोई रूल नहीं है, मैं केवल आपको ट्रिक वाइज सिखा रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर याद रख सकते हो। ऊपर देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 4 आ गया, और कौन से लेटर है, आर ए, तो आर ए लिख दिया, हो गया। सो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आया। तो अब देखो क्या होगा, मैंने 4 को क्या लिख दिया, 2a ये रहा, q ये रहा, 2 इसमें बच गया, जो ये रहा और r ये रहा, ऐसे क्यों लिखा अभी समझाऊंगा। 4πε0 नीचे आ गया और ये एज इट इज वैल्यू। अब देखो हमने कल क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर 2aq, या तो ये अगर डिस्टेंस मैंने r या d मानी है तो r2 या qr कुछ भी, तो अभी हमारे पास 2aq वाला केस है, तो क्या आ गया, P बराबर 2aq, फिर ये k 4πε0 को k लिख दिया, देखो ये वाली टर्म नीचे से गायब कर दी, r ये रहा और ये टर्म एज इट इज। आप कहोगे सर ये वाली 2 का है, तो ये P के अंदर चला गया है, समझ में आ गई बात। अभी आप इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बताते हैं। डायग्राम को ध्यान से समझ लेना, कोई चीज नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर आता है, ले लिया होगा। अब देखो आगे, अब आगे क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से समझो। आगे क्या होगा, ये वैसे आपका आंसर आ गया इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2kr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। P डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा क्या होती है, हमेशा माइनस से प्लस की ओर, और E की दिशा, क्योंकि E बड़ा बोला है मैंने, E1 वो इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब वेक्टर P की डायरेक्शन में ही होगा। समझ में आ गया। ये तो हो गया जब R और A लगभग बराबर या दोनों में से कोई भी नेग्लिजिबल ना हो, लेकिन जनरली यहां केस क्या आता है, यदि समझो बताता हूं, R बहुत बड़ा हो A से, तो R स्क्वायर तो A स्क्वायर R स्क्वायर की सापेक्ष नगण्य होगा। कहने का मतलब इफ R greater than A, then A square will be negligible with respect to the R square। क्यों, देखो
डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है बहुत मिनिमम होती है, बिल्कुल लेस डिस्टेंस होती है, और ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस हम कितनी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, और बड़ी का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर के सामने नेगेटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को जीरो रखने के बाद देखो क्या मिलता है आपको, पहले इससे ही देखो, वहां से ये जीरो हो गया, आर टू टू पावर 4, एक से कैंसिल, आर की क्यूब, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। और वही वेक्टर फॉर्म सदिश रूप क्या होता है, ये अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से, समझ में आ गया। इसको हम ई अक्षीय या ई अक्ष, हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं ई अक्ष, समझ में आ गया ना। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको समझ में। तो इसकी डिपेंडेंसी आप क्या देख सकते हो, निर्भरता क्या होगी, ई एक्सियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर की क्यूब। इसके बारे में हम एक बात और करेंगे, अभी डिटेल से देखेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। आ गया, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब आगे देखो, समझ में आ रहा है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी और ये भी। ये देखो बहुत जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं ना बहुत काम आता है, हो गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर अगला एक केस आता है इक्वेटोरियल, मतलब निरक्ष पर तीव्रता, वो क्या होती है वो देखते हैं फिर। बी के से आपके एट इक्वेटोरियल पॉइंट, निरक्षीय या विषुवतीय भी बोल सकते हैं इसको, विषुवतीय तल पर बिंदुओं पर तीव्रता, तीव्रता ऊपर लिखी थी हमने, निरक्षीय बिंदुओं पर ही लिखी। देखो ये भी बहुत आसान है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और मैंने मान लिया इसको ए पॉइंट कह दिया, इसको बी पॉइंट कह दिया। वही दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस आप 2a मान लो, जो हमने अभी कंसिडर की थी, क्या मान ली 2a, और वही सेंटर ये हो गया। देखो डिस्टेंस हम सेम रखेंगे, हमारी पहले वाले केस में ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण दूरी कितनी थी, स्मॉल r, इस बार भी हम वही रखेंगे, लेकिन अब की बात लंबवत अक्ष के ऊपर मैंने मान लिया। अब देखो प्लस के कारण इधर कोई बिंदु P है जिस पर तीव्रता क्या होगी, ये बाहर की तरफ, वही E1 माना था प्लस के कारण, और माइनस के कारण अंदर की तरफ ऐसे जाएगी, लेकिन हम चलो माइनस क्यू चार्ज तक ही मान लेते हैं। बट डायरेक्शन शो की है मैंने, मान ली ये E2 है और ये E1 है। तो अगर हम क्या देख सकते हैं, जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में आते हैं तो उनका क्या निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट, परिणामी। तो उसके लिए मैंने क्या मान लिया, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो अगर इसने इसके रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाया हो तो ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज देखो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये आर है, तो एक तरह से ये दोनों डिस्टेंस बराबर, तो इनका रूट, इसको मैं एल मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, तो ये क्या होगा, अब इधर ही आप निकाल के देखो ये क्या हो जाएगा, यही तो होगा। इसका मतलब दोनों चार्जेस की पॉइंट P से जो डिस्टेंस होगी वो तो बराबर आएगी आएगी। आगे बात समझ में। अब ये देखो ये क्या आ रहा है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आगे बात समझ में। और ये क्या आ गया, अल्टरनेट एंगल। तो अब देखो आपने कंपोनेंट को डिसॉल्व करना सीखा होगा इसका 11th के अंदर। तो क्या होता है, जिस साइड के ऊपर थीटा बनता है उसके ऊपर हम कोस कंसीडर करते हैं। तो ये आगे E1 कोस ऑफ थीटा, इधर ही E2 कोस ऑफ थीटा, और दूसरा क्या आ गया, ये आ गया E2 साइन थीटा, और ऊपर ये क्या आ गया E1 साइन ऑफ थीटा। आगे बात समझ में। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये L डिस्टेंस कंसीडर की, ये भी L डिस्टेंस होगी।
आप देख सकते हो आर और ए जब कॉमन होगा क्यों डाइपोल करंट तो ये ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बराबर आएगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड डाइपोल की डेफिनेशन के अंदर ही बराबर होता है, के कांस्टेंट है तो क्या मतलब निकल रहा है, सिंस E1 का मोड बराबर क्या होगा E2 का मोड। हम क्या देख सकते हैं कि थ्योरी से हमें पता चल रहा है E1 का मोड बराबर E2 का मोड। अब थीटा थीटा बराबर है साइन साइन बराबर है, ये ऊपर खींच रहे हैं नीचे, देखो ये दोनों कैंसिल होंगे नहीं, क्यों, मान लो एक रस्सी है, मैं इसको ऊपर खींच रहा हूं, इसको ही नीचे मैं ही खींच रहा हूं, ऐसे बराबर अगर लगाओ तो नहीं हिलेगा क्या, नहीं लेगा ना, अगर कम ज्यादा लगाओ तो हिलेगा। तो कम ज्यादा करने के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, क्या तो E1 E2 चेंज हो, लेकिन मैंने बता दिया बराबर है, दूसरा साइन थीटा बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब तो मैं क्या कह सकता हूं, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। E1 बराबर E2 आ रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको 2E1 cos ऑफ थीटा, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये इसको ऊपर लिख लें एक बार, ये इक्वेशन सेकंड होगी, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, E1 किसके कारण है, प्लस Q के कारण, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इसका मतलब E1 बराबर, इसका मतलब प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर क्या हो गई, KQ बाई R स्क्वायर, K मतलब K, Q मतलब Q, R मतलब आपके पास L स्क्वायर, दूरी कितनी है ये, तो L की वैल्यू रख दो, चलो रिजल्टेंट में बाद में निकाल के बताता हूं कैसे रखते हैं, एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। एंड आप देखो cos थीटा चाहिए, cos कहां से, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, क्यों दोनों सेम ट्राइंगल है, तो किससे भी निकाल लो, ट्राइंगल AOP, फ्रॉम ट्राइंगल AOP क्या होगा, cos थीटा बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया A और कर्ण कितना हो गया L, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। देखो ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कई स्टूडेंट्स को, कई बच्चों को बहुत टफ लगता है, पता नहीं क्यों। देखो सिंपल सी बात है, ये दो आपको अगर दिमाग में बैठ जाती है, सीधा क्या करना है, E1 सीधा फॉर्मूला होता है cos थीटा, मैथमेटिक्स से तो लगाइए, दोनों की वैल्यू उठाकर रख दो, आंसर आ गया। कैसे आया देखते हैं, देखो चलो अभी तो यही आ जाएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ इन सेकेंड क्या होगा, E इक्वल्स टू 2 एज इट इज, E1 की वैल्यू KQ अपॉन L स्क्वायर इंटू A अपॉन L। आगे बात समझ, इसको बैलेंस करो बहुत आराम से, रिलैक्स, बिल्कुल शानदार तरीके से देखते जाओ, बिल्कुल आराम से, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी है, आपको समझ में आएगा। 2AQ K की वैल्यू 4πε0 भाई, ऊपर आपको थोड़ी कंफ्यूजन कम हो इसलिए मैंने 1 मिनट के लिए बना दिया, L स्क्वायर और L की क्यूब, देखो L स्क्वायर इंटू L की क्यूब। अब देखो सिंस अगेन इन पुनः ट्राइंगल AOP, L स्क्वायर बराबर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम। तो L इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देखो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, यहां पे 3 है, इजीली हो जाएगा, एंड नहीं डाइपोल मोमेंट में ब्रैकेट में लिखूंगा E इक्वल्स टू, देखो 2AQ अभी क्या पढ़ा था डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन से, 4 पाई, चलो जगह कम के कारण 4πε0 को K मान लिया, L क्यूब A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर, देखो 3 ये रहा और 1/2 ये रहा। कई स्टूडेंटों को लग रहा होगा सर K क्यों लिखते हो, कभी कभी आप 4πε0 लिख देते हो, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं, मर्जी हो K लिखो चाहे मर्जी हो 4πε0 लिखो, थोड़ी जगह थी और आपको पहले वाले क्रम से हल्का सा मैच कराना था इसलिए मैंने ये लिख दिया। अगर आप यहाँ पे भी K बनाते मिलाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पूरे में 4πε0 लिखते लाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैल्यू है।
अब देखो ये आपकी क्या आ गया, एक तो आंसर आ गया, याद करो मैंने कहा था। अब वेक्टर फॉर्म, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, सदिश रूप वही के ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 पी का वेक्टर। समझ में आ रही है बात? वही केस इसके अंदर भी क्या केस आएगा, यदि इफ आर बड़ा हो ए से देन ए स्क्वायर बी नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर नगण्य होगा। देखो डिक्टो पहले वाला मेथड चल रहा है, वही वापिस ऊपर वाला पी के। अब क्या करना है, इस पर वो 0 को, तो आर की 2 और आर की 2 कैंसिल, आर की कितनी बच गई 3। हमने क्या निकाला था हेडिंग देखो इक्यूटोरियल, तो इसको शॉर्ट में इक्यू या फिर हिंदी वाले ई निरक्ष लिखेंगे। क्या बात समझ में आई? आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही समझ में? आपको अच्छे से आ रही होगी समझ में। अब देखो वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकता हूं मैं इसकी, वेक्टर फॉर्म के लिए अगर नहीं दिखे तो वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म होगा ई इक्यूटोरियल इक्वल्स टू के अपॉन आर की क्यूब और वेक्टर पी। लेकिन अब देखो मैंने दोनों जगह लिखा है, लेकिन अब क्या होगा ध्यान से सुनो, ई इस तरफ आ रहा रिजल्टेंट और पी की डायरेक्शन क्या होता है -2 से +q की ओर, मतलब ए का रिजल्टेंट ये आ रहा है cos थीटा वाली साइड, देखो ये रहा, और p -q से +q की ओर ये इधर जा रहा है, ये p की डायरेक्शन। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इन दोनों के ऊपर वेक्टर लगाया तो ये दोनों अपोजिट आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा। पहले क्यों नहीं लगाया, मैं एक साथ दोनों समझाना चाह रहा था, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी ये माइनस आ गई, ये की है आपके एज इट इज, चाहे 4 लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक फॉर्मूला 1 2 3, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। इसको नोट कर लो और ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो क्या करना है, मैं इसको भी थोड़ा सा साफ करके एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझा दूं। आपने क्या देखा, ई एक्सिस, उसको चाहे एबीसीडी कुछ नाम दे देना। ई एक्सिस क्या आया था आपके पास 2pk अपॉन r की क्यूब। मैं देखो अभी डायरेक्शन वगैरह नहीं लगा रहा हूं। और ई इक्यूटोरियल क्या आया था आपके पास pk अपॉन r की क्यूब। इसका मतलब अगर दोनों को कंपेयर करिए, दोनों को डिवाइड कर दूं, चलो ऐसा करो pk की जगह ये रख दो, तो मेरे को क्या मिल रहा है, ई एक्सियल बराबर ट्वाइस ऑफ ई इक्यूटोरियल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अर्थात ई अक्ष बराबर ट्वाइस ऑफ ई निरक्ष। एक बार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन से पेपर में क्वेश्चन आया था, कुछ चार्ज वार दे रखा था, अक्ष पे निकलवा के निरक्ष पे पूछ रहा था, तो बच्चों ने क्या किया, दोनों बार फॉर्मूला अप्लाई किया। इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्शन दोनों में क्या क्या नोट डाल लेना। एक्सिस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो सेम होगी, और इक्वेटोरियल के लिए क्या होगी, दोनों में अपोजिट होगी। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, आप यहाँ लिख भी सकते हो चाहे तो, तेरा नेगेटिव साइन इज डिनोट सॉरी हे नेगेटिव साइन डिनोटेड टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल व्हिच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह द्विध्रुव की दिशा को दर्शाता है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में है। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलो आगे देखो, कर दूं। अब देखो ये तो हमारी बात हो गई सिंपल सी, दोनों के फॉर्मूले। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं। देखो अगर मान लो मेरे पास ये डाइपोल हो, ठीक है, चलो मैं डाइपोल ऐसे मान लिया मैंने, और आपको एक मिनट, इसको आपको x की जगह y डायरेक्शन में बढ़िया समझ में आएगा आपको। ऐसे डाइपोल हो, ठीक है, मैंने रख दिया भाई +q और -q मान लो, और किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, ये एंगल थीटा हो पॉइंट P पे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर pk अपॉन r की क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आप चेक कर सकते हो। एक्सिस का मतलब थीटा बराबर 0, थीटा इक्वल टू 0, एक्सियल पे का मतलब ये यहां आ जाएगा, तो थीटा बराबर 0 रख के देखो, cos 0 1, 3 + 1 4, 2 बाहर याद आ रही है, एक्सियल 2pk अपॉन r की क्यूब।
ए इक्वेटोरियल यहां जाएगा, थीटा बिकम 90। जब 90 रखूंगा तो 90 का ये टर्म 0, जब ये टर्म 0 तो 1 का रूट 1 ही बचा, पी के यही आना था। समझ में आ गई बात? 60 30 40 कुछ भी दे तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके देखो एक नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मैं राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो उसके अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी बहुत पोर्शन बाकी है जो हम पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। Torque and force on a dipole in uniform electric field। कहने का मतलब समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण। क्या मतलब आया? टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना, समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण। देखो मान लो मैंने क्या माना, मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ए। ठीक है, यूनिफॉर्म इनके तीन चार टाइप होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसके बारे में बात करेंगे आने दो टॉपिक। यूनिफॉर्म का मतलब जिनके लाइंस के बीच में इक्वल गैप हो, मैग्नीट्यूड पर पॉइंट पे सेम हो। और मैंने मान लिया कोई डाइपोल है जो कि किसी टाइम पे थीटा एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यहाँ पे ये आपके ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ए बी, और मैंने इसको क्या कर दिया, इसके लिए डिस्टेंस मान ली चलो 2a मान लो। अब तो ध्यान रखना मैं 2a कंसीडर की है, आप r भी कंसीडर कर सकते हो। देखो मैं यहाँ r भी लिख देता हूं, आप चाहो तो मर्जी। फिर मैंने क्या किया, अब देखो हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखने के बाद उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है। क्या -q है, -q के ऊपर फोर्स इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या काम करता है, हमने क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर क्यू ई होता है न्यूटन। तो मैंने मान लिया F1 इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और कौन सा साइन है, नेगेटिव, क्यों चार्ज के साइन नेगेटिव है। ये लो इसको थोड़ा सा क्लियर लिखो तो F1 इक्वल्स टू ऐसा। सिमिलरली इसके ऊपर क्या जाएगा, F2 इक्वल्स टू प्लस क्यू इंटू ई। आगे बात समझ में देखते हैं। देखो मैंने माना अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, क्यों, मैं देख सकता हूं कि इस चार्ज का ये एक डाइपोल ऐसे, इसको ऐसे खींचा गया, ये इधर खींच रहे इधर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा इसमें। तो कहने का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हुई नहीं हुई, ए बी सी, तो से मानते सी हो गया। ये थीटा है तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की तरह थीटा हो गया। तो ये अगर आर है तो सॉरी ये 2a मानी थी, तो ये क्या हो गया 2a cos थीटा। आपको क्या बताया था, जिस साइड पे एंगल बनता है उस पे थीटा आता है, सामने वाली पे साइन आता है। आगे बात समझिए। अब देखो तो मैंने क्या रखा है, एक डाइपोल ए बी ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे इंक्लाइन होते हुए झुका हुए पोजीशन में रख दिया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल F बराबर F1 प्लस F2। चाहे मैग्नीट्यूड लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आपकी मर्जी है। क्या आ गया इधर, एक माइनस क्यू ई आ रहा है, दूसरा प्लस क्यू है। देखो वेक्टर ये ऐड करोगे तो डायरेक्शन हो जाएगा, तो कितना आ गया 0। मतलब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी डाइपोल को रखोगे तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। एक पार्ट हो चुका। अब दूसरा टॉर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या कहता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस या चार्जेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a sin थीटा। फोर्स कोई भी एक रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या रख दिया, चाहे पॉजिटिव रख दिया QE, इधर ये हो गया 2a sin थीटा। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यूं काम कर रहा है।
तो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली तो ना होगी ये डिस्टेंस, क्यों काम फोर्स यू खींच रहा है, कोई आगे पीछे तो ना खींच रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी। अगर फोर्स यू काम करता, इस तरफ काम करता तो ये होती, बट काम यू कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रेट, ये जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है ये वाली होगी। आ रही बस हमें। अब देखो हम क्या जानते हैं, 2aq e साइन ऑफ थीटा। 2aq को क्या बोल सकता हूं मैं, p e साइन ऑफ थीटा, ये 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल मिलता है। साइन का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है और डॉट का मतलब आपकी क्या होता है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ये आपको मोस्टली बात याद रहती है, बाकी नहीं याद रहे तो उनके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। साइन का मतलब क्रॉस कैसे, देखो साइन कैसे लिखा जाता है, एस, तो इसके दोनों पॉइंटों को मिलाओ, क्रॉस बन रहा है लाइन स्ट्रेट, एस के ऊपर ये अलग से कोई लाइन नहीं खींची, पॉइंट टू पॉइंट मिला है, क्रॉस बन रहा है। कोस, यहां से लाइन आएगा, पॉइंट टू मिलाओ तो गोल प्रकार का, एक प्रकार का डॉट गोल ही तो होता है, तो कोस का मतलब भाई कोस ऐसे लिखते हैं तो डॉट बन गया, साइन ऐसे लिखते हैं तो क्रॉस बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जहां पे साइन या कोस आता है वहां कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, तो यहां पे अगर मैं स्पेशल केसेस की बात करूं तो देखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, तो क्या होगा, टू इक्वल्स टू पी ई साइन 90। आप जानते हो साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो इसको हम तो मैक्सिमम कहते हैं, पी ई। समझ में आया। इसी हिसाब से केस 2 अगर मैं देखूं, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देखो ये ऐसे है, तब सॉरी 0 डिग्री, 180 नहीं, 180 और 0 सेम बात है, 0 डिग्री रखूंगा तो क्या होगा, टू बराबर पी ई साइन 0, साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 मतलब टो मिनिमम वैल्यू आ गई, तो हिसाब से आपके पास टो की वैल्यू आ गई, जिसको हम टो कहते हैं। फोर्स हमने देख ही लिया, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स को, किसी डाइपोल को रखा जाता है, तो फोर्स हमेशा 0 होगा, टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इसके लिए, बट ये डेफिनेटली 0 होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर फिर दोनों ही डिपेंड करेंगे पोजीशन के ऊपर, कि फोर्स कितना है, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म के लिए बात की जाती है, तो आपसे कई बार अल्टरनेटिव में पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो अब आप इसको अच्छे से तैयार करना। राजस्थान बोर्ड वालों के लिए पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आगे इलेक्ट्रोस्टैट अभी बहुत बड़ा पार्ट है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है हम 1-2 दिन में ऑप्टिक्स भी स्टार्ट करें साथ साथ। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर ऑप्टिक्स भी स्टार्ट करो, तो हो सकता है हम पर डे के 2 लेसन पढ़ें, लेकिन अभी आप इसको तैयार करो। आप मेरे को फीडबैक जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको सारे लेसन कैसे लगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।